नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी की कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है और गंगा नदी के तट पर कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी गंगा नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें विभिन्न प्रतियोगिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही गंगा नदी उत्तर भारत को सब कुछ देती है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो पीने का पानी हो। और एक तरह से जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार गंगा नदी उत्तर भारत का पूरा पालन पोषण करती है। इसलिए उत्तर भारत में इसे माँ का स्वरूप दिया गया है। हम इसे गंगा नदी नहीं मानते, हम इसे गंगा माँ कहते हैं। अब आइए हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पहले जानते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है और इस डायग्राम से आपका बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम होता है, कौन कौन सी सहायक नदी उसको कहाँ कहाँ मिलती है। और साथ में इतने डिटेल में मैप आपको शायद ही इंटरनेट पे मिले, क्योंकि ये हैंड रिटन मैप है और इसमें हर छोटे मोटे शहर का विवरण दिया गया। अब देखिए, गंगा नदी की जो शुरुआत होती है वो उत्तराखंड से होती है। भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, वहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। सबसे पहले गंगा नदी की जो शुरुआत मानी जाती है अकॉर्डिंग टू डाटा, वो मानी जाती है गंगोत्री से। गंगोत्री से जो जलधारा निकलती है उसे हम कहते हैं भागीरथी। और दूसरी जलधारा निकलती है, वो निकलती है गंगोत्री से आगे विष्णु प्रयाग से, तो उस धारा को हम कहते हैं अलकनंदा। तो गंगोत्री को ही हम गंगा का स्रोत मानते हैं और भागीरथी नदी जो है वो गंगा की, वहीं से हम कहते हैं कि ये गंगा का उद्गम है। लेकिन जो अलकनंदा है वो देवप्रयाग में, उत्तराखंड में एक शहर पड़ता है, देवप्रयाग में आके अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो अलकनंदा नदी पर जो महत्वपूर्ण शहर बसे हुए हैं पहले आप उन्हें जानिए। अलकनंदा नदी पे आप जैसे देख रहे हैं कर्णप्रयाग बसा है जो उत्तराखंड का है, गोचर है, रुद्रप्रयाग है, श्रीनगर है और फिर जहाँ संगम होता है वो देवप्रयाग है। फिर हम आते हैं गंगोत्री पर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, गंगोत्री से गंगा नदी शुरू होती है जिसे हम भागीरथी कह के बुलाते हैं। और भागीरथी, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जो पूरा का पूरा एक तरह से जिला कहिए या शहर कहिए, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो बसा है वो भागीरथी के तट पर बसा है। और टहरी, आपको मालूम होगा टहरी जो बांध बना हुआ है वो भी भागीरथी नदी के ऊपर टहरी बांध बना हुआ है, क्योंकि भागीरथी अलकनंदा से ज्यादा पानी लेके आती है, इसलिए जो प्रमुख नदी माना गया है वो भागीरथी को ही माना गया है। तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों आकर देवप्रयाग में इनका संगम होता है और देवप्रयाग के आगे इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और देवप्रयाग से पहले हम इसे दो प्रमुख जलधारा में विभाजित कर देते हैं, एक है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। फिर हम आगे चलते हैं तो देवप्रयाग के बाद आता है ऋषिकेश। देवप्रयाग के बाद अन्य भी शहर आते हैं लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना ऋषिकेश है। हम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शहर को ही लेके चलेंगे। ऋषिकेश आता है देवप्रयाग के बाद, जो दूसरा महत्वपूर्ण शहर आता है वो ऋषिकेश। फिर आपको मालूम है जब गंगा शिवालिक रेंज के दर्रे यानी हरिद्वार से निकलती है, तो हरिद्वार लास्ट रेंज है। जब गंगा जो है, हरिद्वार एक ऐसा लास्ट पॉइंट है जिसके बाद गंगा मैदानी इलाकों में आ जाती है, पहाड़ी इलाकों को छोड़ के मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। तो हरिद्वार एक लास्ट पॉइंट है उत्तराखंड का। तो हरिद्वार पहले समझ लीजिए, यहाँ उत्तराखंड समाप्त हो जाता है, लास्ट जिला है उत्तराखंड का, और उसके बाद यूपी शुरू हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप स्टेट भी लिखा गया है, ये जो बीच में आप ग्रीन कलर का हाईलाइट देख रहे हैं, इसमें आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को स्टेट भी बताया गया है। ये देखिए यूके बताया गया है, यहाँ यूपी बताया गया है, और ये बीच में जो हमने हाईलाइट किया हुआ है ये स्टेट बाउंड्री है। तो इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हरिद्वार से पीछे वाली जो गंगा नदी आती है वो हिमालय में ही रहती है, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार को छोड़ती हैं वो उत्तर भारत के मैदान में आ जाती है। इसलिए हरिद्वार का इतना महत्व है, क्योंकि गंगा, हरिद्वार का इसलिए महत्व है क्योंकि इससे पहले गंगा का कोई खास उपयोग नहीं है। और हरिद्वार के बाद जो गंगा मैदानी इलाकों में आती है तो वो पूरे उत्तर भारत को सिंचित करती है, पानी उपलब्ध करवाती है, कृषि भूमि उपलब्ध करवाती है। तो जैसे ही हरिद्वार को छोड़ के आगे बढ़ेगी तो इसमें जो महत्वपूर्ण एक शहर आएगा वो शहर आएगा फारुखाबाद। ये फारुखाबाद आता है और फारुखाबाद में ही रामगंगा जो नदी है, रामगंगा फारुखाबाद से थोड़ा सा आगे ही, या फारुखाबाद ही समझ लीजिए, फारुखाबाद और कन्नौज के बीच में रामगंगा आके, रामगंगा जो नदी है वो नैनीताल से होके आती है। रामगंगा जो नदी है उसका उद्गम नैनीताल से होता है, फारुखाबाद में कन्नौज के बीच में आके, कन्नौज यूपी का एक महत्वपूर्ण शहर है, फारुखाबाद और कन्नौज के बीच में आके रामगंगा का मिलन हो जाता है गंगा में। फिर उसके बाद जो शहर पड़ता है वो पड़ता है बिठूर। बिठूर आप बहुत फेमस होगा, आपने मॉडर्न इंडिया में बिठूर का नाम सुना होगा। ये कोलकाता के, अरे सो माफ कीजिएगा, ये कानपुर के बगल में ही एक छोटा सा शहर है बिठूर। तो यहाँ पे बिठूर गंगा नदी के तट पे ही बसा हुआ है। और दोस्तों एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बता दूं कि हरिद्वार से एक गंगा नहर बनाई गई थी 1885 में, जहाँ तक नहीं माफ कीजिएगा 1858 में बनाई गई थी। 1858 में, कंफर्म हूँ मैं, 1858 में ये नहर बनाई गई थी। एक इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे कोटले के द्वारा, और आईआईटी रुड़की भी इन्होंने प्रेरित किया था कि एक इस नहर की मेंटेनेंस के लिए आईआईटी रुड़की बनाया जाए। और आईआईटी रुड़की दोस्तों पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया का। तो
गंगा नहर बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार से गंगा नहर निकाली जाती है। जो पूरा आगरा वाले क्षेत्र में जब सूखा पड़ा था अंग्रेजों के ज़माने में, तो ये एक योजना लाई गई थी कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में जो सूखा पड़ा था आगरा में, तो उस सूखे के बाद ये निर्णय लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा कि एक गंगा नहर निकाली जाए। तो ये गंगा नहर हरिद्वार से निकलती है और रुड़की होते हुए, हरिद्वार के बगल में एक शहर है 30 किलोमीटर की दूरी पर, रुड़की होते हुए कानपुर में जाके ये फिर गंगा नदी में इसका मिलन हो जाता है गंगा नहर का। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ गंगा नहर भी लिखा है कि गंगा नहर कैसे गंगा नहर अपना जाके यहाँ पे मिल जाती है। कानपुर में गंगा नहर का मिलन हो जाता है और ये पूरी आगरा वाली जो फिरोजाबाद से लेके आगरा वाली की जो बीच में बहुत मार्जिन, कम से कम ये मानिए 200 किलोमीटर का जो उत्तर का मैदान है, उसको गंगा नहर सिंचित करता है। अब कानपुर से हम आगे बढ़ते हैं तो यमुना नदी जो, अब आ जाइए आप यमुना नदी पे। यमुना नदी जो है उस पे बसा है दिल्ली शहर और आगरा शहर। यमुना नदी पे जो बसा है वो बसा है दिल्ली शहर, और फिर थोड़ी दूर पे आप आगे चलेंगे तो वो बसा है आगरा शहर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो आगरा है वो भी यमुना नदी पर ही बसा हुआ है। और ठीक मैं एक फैक्ट यहाँ और बताना चाहूँगा कि ठीक यमुना नदी के तट पर ही ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ है। ताजमहल को सिर्फ इस वजह से ही खास नहीं कहते क्योंकि वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। दोस्तों बहुत बड़ी चुनौती होती है तट के करीब किसी इमारत को बनाना, क्योंकि तट के करीब जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है, तो इस पे जो इमारत का फाउंडेशन है, जो नींव होती है, वो इतनी मजबूत तरीके से नहीं बन पाती है। तो ताजमहल जो है वो एकदम बिल्कुल ताजमहल को छू कर ही यमुना नदी जो है वो प्रभावित होती है। अब हम आ जाते हैं, यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है प्रयागराज में। देखिए धार्मिक रूप से तो ये माना जाता है कि प्रयागराज में 3 नदियों का संगम होता है। सरस्वती का जो संगम माना जाता है कि सरस्वती का भी संगम होता है, वो कहा गया है कि सरस्वती का जो संगम है वो नीचे से होता है, लेकिन ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से जो प्रयागराज में 2 नदी का संगम होता है, यमुना नदी और गंगा नदी। और साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा जो यमुना नदी है वो प्रमुख सहायक नदी है गंगा नदी की, क्योंकि लगभग जो यमुना नदी है वो भी उतना पानी लेकर आती है जितना लगभग गंगा नदी लेकर आती है, इसलिए ये प्रमुख सहायक नदी है और ये बहुत बड़ा जो क्षेत्र है उसको कवर करती है। ये मानिए कि हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसको पूरी तरह से यमुना नदी सिंचित करते हुए आती है। जो पश्चिम का उत्तर का मैदान है उसको यमुना नदी सिंचित करती है, चाहे वो हरियाणा हो गया, और यमुना नदी का भी उतना ही योगदान है इस क्षेत्र में जितना गंगा नदी का है। प्रयागराज में मिलने के बाद इस नदी को गंगा ही कहते हैं, और प्रयागराज के बाद जो शहर आता है उसे कहते हैं मिर्जापुर। मिर्जापुर सीरीज भी आपने देखी होगी, और मिर्जापुर और प्रयागराज के बीच जो नदी मिलती है उस नदी को कहते हैं तीन नदी। उस नदी को कहते हैं तोन नदी। सॉरी माफ कीजिएगा, 3 नदी में बोल रहा था, 3 नदी और कहीं दिमाग से आ गया। लेकिन जो प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच जो नदी मिलती है उसे कहते हैं हम तोन नदी। फिर उसके आगे जो शहर पड़ता है वो पड़ता है बनारसी। बड़ा ही पुराना शहर है, भारत का सबसे पुराना शहर का दर्जा मिला है इसे बनारसी। और बनारसी और गाजीपुर के बीच में जो नदी मिलती है गोमती, और गोमती नदी के तट पर ही जो शहर बसा है वो बसा है लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। उसके बाद जो है बक्सर आ जाता है। बक्सर भी गंगा नदी के तट पे ही बसा है। और बलिया, बक्सर और बलिया इसके बीच में ही बिहार का बॉर्डर आता है। मैं आपको दिखा दूं बिहार का बॉर्डर कहाँ है। ये देखिए दोस्तों, ये रेड कलर का बिहार का बॉर्डर है, और यहाँ मैंने मेंशन भी किया है बिहार, और ये देखिए यूपी, ये बिहार और यूपी। तो ये बक्सर जो है वो गंगा नदी के तट पर ही बसा है, लेकिन बिहार का बॉर्डर जो है यहाँ कर्व लेता है और बलिया यहाँ आ जाता है। अगर ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें तो बक्सर पहले पड़ता है और बलिया बाद में पड़ता है। ये देखिए आप, ये बक्सर है और ये बलिया है, और लेकिन जो बॉर्डर है वो देखिए आप किस तरह से गोल घूम के जा रहा है। इस तरह से बिहार का ये बॉर्डर जाता है, इसलिए बक्सर तो बिहार में पड़ता है लेकिन बलिया यूपी में पड़ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और बलिया के थोड़े से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे घाघरा नदी और सोन नदी का मिलन होता है गंगा में। और घाघरा नदी की जो सहायक नदी है सप्ती, वो आके घाघरा नदी में मिलती है, फिर ये नदी घाघरा नदी कहलाती है, और फिर आकर इनका जो मिलन होता है, संगम है, वो बलिया से आगे एकदम बिहार और यूपी के बॉर्डर पर इसका संगम होता है। घाघरा और सोन नदी का गंगा में संगम होता है। उसके बाद जो बिहार का दूसरा महत्वपूर्ण शहर जो बसा है वो गंगा नदी पर बसा है पटना, और पटना के बाद हम सीधे पहुंचेंगे मधुबनी, मधुबनी के बाद छपरा, और छपरा के बाद आता है पटना। तो देखिए ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से जो सबसे पहले आएगा पटना बसा है, और उसके बाद जो है गंडक नदी आकर पटना और बेगूसराय के बीच में गंडक नदी आकर गंगा से उसका मिलन होता है। और गंगा नदी पर बिहार के महत्वपूर्ण शहर का मैं नाम ले रहा हूँ फटाफट: मधुबनी, छपरा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और साहिबाबाद। ये जो नदी है ये बिहार के महत्वपूर्ण शहर है जो गंगा नदी के तट पर ही बसे हैं। गंगा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र को गंगा नदी के ऊपर वाले क्षेत्र को जो है हम कहते हैं नॉर्थ बिहार, और गंगा नदी के नीचे वाले क्षेत्र को हम कहते हैं
साउथ बिहार, यानी नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार का जो विभाजन है वो भी गंगा नदी ही करती है। अब इससे आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए झारखंड का बॉर्डर लग जाता है दोस्तों, ये देखिए ये झारखंड का बॉर्डर लग जाता है। तो ये झारखंड में भी हल्का सा गंगा नदी छू कर जाती है, झारखंड के बॉर्डर को छू कर जाती है। आप याद रखिएगा, बहुत बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो झारखंड को भी यहाँ पे मैंने देखिए JH से झारखंड को डिनोट किया है, ये देखिए झारखंड है। तो झारखंड को भी गंगा नदी जो है वो छू कर जाती है। बहुत बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो गलत हो जाते हैं। और ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है बैगनी कलर से, ये देखिए ये जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच का बॉर्डर है, जो बैगनी कलर से आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैंने इसको वेस्ट बंगाल डिनोट किया है। यहाँ देखिए दोस्तों, वेस्ट बंगाल जो हमने डिनोट किया है, वेस्ट बंगाल को बॉर्डर है। और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में हुगली, एक जो गंगा की धारा जो है फिर से विभाजित हो जाती है, और जो धारा बांग्लादेश में जाती है उसको पद्मा कहते हैं, और जो धारा भारत में रह जाती है उसे हुगली कहते हैं। और गंगा नदी के जो लास्ट जो पॉइंट है उसे हम गंगा सागर कहते हैं। और हुगली नदी के तट पर ही बसा है कोलकाता शहर। और हुगली नदी जो है गंगा नदी की एक वो है, विभाजित होने के बाद जब पद्मा और हुगली नदी और विभिन्न छोटी छोटी धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, लेकिन प्रमुख धारा जो है हुगली और पद्मा है। पद्मा जो है वो चली जाती है बांग्लादेश, और हुगली जो है वो कोलकाता होते हुए गंगा सागर में, जब गंगा का सागर में मिलन होता है तो उस पॉइंट को गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, और उसका गंगा सागर हम उसे कहते हैं। ये कंप्लीट मैप मैंने बनाया है जिसके माध्यम से आप समझ सकें कि गंगा नदी किन किन राज्यों में होकर गुजरती है। तो उसका आंसर है, सबसे पहले है उत्तराखंड, फिर उसके बाद आता है हमारा यूपी, फिर उसके बाद बिहार, फिर थोड़ा सा टच करती है झारखंड को, दोस्तों। और झारखंड को टच करने के बाद वो चली जाती है, एक धारा चली जाती है हुगली जो भारत से कोलकाता होते हुए गंगा सागर में मिलन होता है, और एक धारा पद्मा, और विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी धाराओं में चली जाती है। और सुंदरबन डेल्टा वगैरह और बहुत छोटी छोटी धाराओं से डेल्टा का निर्माण करते हुए गंगा सागर में गंगा जी का मिलन होता है। ये देखिए कुछ मैप है जो इंटरनेट से उठाए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने ऊपर आपको बताई है वो चीज़ इस मैप में बड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा, पजल लग रहा होगा, जिसमें गंगा नदी जो है इसकी प्रमुख नदी यहाँ है। और आपको मैं बता दूं, इसमें जो प्रमुख नदियाँ हैं, गंगा नदी है दिल्ली शहर, यमुना नदी पे दिखाया गया है, लखनऊ दिखाया गया है, पटना दिखाया गया है, फर्रुखाबाद दिखाया गया है, हुगली दिखाया गया है, सारे शहर दिखाए गए हैं। लेकिन इस तरह से जो मैंने खुद बनाया है ये मैप, इस तरह से आपको कहीं इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। और इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं एक बार पढ़ने के बाद ही, कि कौन कौन से शहर हैं और किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। और सारी हमने सहायक नदियाँ लिए हैं। ये देखिए कोसी नदी जो है बिहार का शोक किया जाता है, उसके बारे में भी है। यहाँ तक कि गोमती नदी पर भी जो महत्वपूर्ण शहर है लखनऊ, उसके बारे में भी हमने आपको वर्णन किया। और ये देखिए गंगा नदी पे पढ़ने वाले महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो देखिए देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारसी, पटना, कोलकाता, आपको यही दिखाई देंगे इंटरनेट पे खासकर। ये कुछ मैप भी मैं डाल दे रहा हूँ। और ये गंगा नदी है जो मैं बता रहा था कि बाद में ये गंगा नदी जो है वो किस तरह से विभाजित हो जाती हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे, छोटे छोटे बिंदु पर। ये आप जरूर देखिए किस तरह से वो विभाजित हो जाती हैं गंगा नदी, छोटे छोटे डेल्टा बना देती हैं। सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, और ये डेल्टा बड़े उपजाऊ होते हैं, फिर गंगा नदी का गंगा सागर में मिलन हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी नॉलेजफुल वीडियो है, आप लोगों के लिए हित में।